हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट की वीडियो में हमने आर्गुमेंट को रिवाइज किया था, साथ ही साथ इंडक्टिव और डिडक्टिव को पढ़ा था। इंडक्टिव और डिडक्टिव के बीच में हमने डिफरेंस भी किया था और बताया था कि इंडक्टिव में हमेशा ट्रू नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी होती है। ये जो वर्ड है ना प्रोबेबिलिटी, कई बार प्रोबेबिलिटी लिखा भी आता है, कई बार श्योरिटी लिखा आता है, सॉरी नॉट श्योरिटी या फिर लेस देन श्योरिटी ऐसा कुछ, या फिर लाइकली वर्ड, ये सब इसके अंदर लिखे आते हैं। और ऑलमोस्ट अगर लिखा आ जाए ऑलमोस्ट, देखो कुछ भी हमें ये जो वर्ड्स हैं लाइकली ऑलमोस्ट हमें दिखा रहे हैं कि सच बात है, एकदम मतलब सर्टेनिटी तो नहीं है ना। ऑलमोस्ट मतलब का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर मतलब ऐसा ही है भाई, देखा ही गया है। तो क्या है ये भी अपना अनुमान लगा रही है, कुछ भी श्योरिटी तो नहीं है। श्योरिटी नहीं होती है, लाइकली होता है, ऑलमोस्ट होता है, प्रोबेबिलिटी जैसे वर्ड इसके अंदर होते हैं। ठीक है, लेस देन 100 ये होती है। वहीं ये क्या होती है, 100% होती है। ये लेस देन 100 होती है, ये 100% होती है। अब क्योंकि हम ऐसे समझते जाएंगे, अब सोचेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके, तो इसलिए मैं क्वेश्चन भी लेके आई हूँ। मैं अपनी बुक में से समझाती हूँ, जो हमने कल पढ़ा उसी का। क्या पढ़ा हमने कल, देखो हमने कल इंडक्टिव और डिडक्टिव के बीच में डिफरेंस किया था ना। वेट, मैं पेंसिल ले लूँ। ये क्या है, देखो हमारे पास, बड़ा करो क्या इसको, ये क्वेश्चन है जो हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव का किया था ना, उसी के बेस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी समझ लेते हैं। स्टेटमेंट 1, देखो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़कर इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए होते हैं हमारे पास ऐसे स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन में कि स्टेटमेंट 1 दोनों और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों गलत हैं। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 सही है। ऐसे हमारे पास आते हैं क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखते हैं तो हमने दोनों स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ना है, क्या है ये। द फॉर्म ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इवेल्युएटेड इन डिग्रीज ऑफ लाइकलीहुड और प्रोबेबिलिटी। देखो अभी मैंने इसी करके लाइकलीहुड लिखवाया, लाइकलीहुड हो, प्रोबेबिलिटी हो, ये वर्ड कहाँ पे यूज़ होते हैं, इंडक्टिव में, मैंने बताया ना। देखो इंडक्टिव वर्ड देखना है, अब उसके पीछे आर्ग्यूमेंट लगा है, रीजनिंग लगी है, ये मायने नहीं रखता है। द फॉर्म ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इवेल्युएटेड इन डिग्रीज ऑफ लाइकलीहुड और प्रोबेबिलिटी। क्या ये सच है, हाँ जी सच है। इंडक्टिव में हमेशा हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं, उसमें कुछ भी सर्टेनिटी नहीं होती है। दूसरा, अ स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट हैज़ ऑल द ट्रू प्रीमाइसेस इज कॉल्ड अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट। उसे कोजेंट, देखो आपको भी कोजेंट समझ नहीं आएगा तो पहले हम ऐसे करते हैं, कोजेंट और ये सब समझ लेते हैं, वैलिड इनवैलिड। ओके, कुछ नहीं, जो हमने कल किया ना सेम उसी का ही है। ये ब्लर आ रहा है। हमने क्या क्या पढ़ा था, इंडक्टिव और डिडक्टिव के बीच में डिफरेंस किया था ना, इंडक्टिव और डिडक्टिव के बीच में हमने पढ़ लिया था कि इसमें प्रोबेबिलिटी होती है, इसके अंदर श्योरिटी होती है 100% की। इसका ना नेचर अगर हम इसका नेचर कहें, इंडक्टिव जो आर्ग्यूमेंट होंगे, हम आर्ग्यूमेंट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आर्ग्यूमेंट। इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमने कोजेंट वर्ड पढ़ा ना, वो कैसे आया, देखो इंडक्टिव जो आर्ग्यूमेंट होएगा वो या तो स्ट्रॉन्ग होएगा या वीक होएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग या वीक का मतलब क्या, देखो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैसे स्टार्ट होता है, P टू G जाता है, पर्टिकुलर टू जनरल। अब जो हमने मानना है क्या वो बात स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और मैंने एक चीज़ कही थी, यहाँ पे ना हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रोबेबिलिटी कि 100% में से क्या वो 50% से ज़्यादा है या कम है ना। मैंने एग्जांपल बताया था कि हमारे पास 100 बोतल है, मैंने 60 चेक करी, 60 की 60 हमारी कोका कोला की थी, तो वो क्या है, 50% से ज़्यादा चीज़ मैंने सैंपल जो सिलेक्ट किया वो ज़्यादा था। 100% नहीं होता, अगर है तो बहुत अच्छा है, फिर तो कुछ, देखो 100% है फिर तो ट्रू है ही। अगर 50% से ज़्यादा है ना तो प्रोबेबिलिटी है उसके ट्रू होने की, यानी कि 50% हमारा स्ट्रॉन्ग बताता है।
क्या बताता है, स्ट्रॉन्ग बताता है। जैसे कि मार्क्स देख लो, अगर किसी के 100 में से 50% आए हैं तो हम क्या करते हैं, एवरेज बच्चा है, 50 से ज़्यादा आए हैं, 60-70 आए हैं, 50 वाले को तो वैसे एवरेज भी नहीं कहते हैं, 70 वाले को एवरेज कहते हैं, बट समझने के लिए क्या है, 50 वाला ऐसा है बहुत ही कम है, 50 से ऊपर जाएगा तब तो बात बनेगी ना, तभी बात बनेगी। जैसे इलेक्शंस होते हैं, जो हमारी उनकी जीतते हैं वो सीटों पर, तो 50% से ज़्यादा होती है, तभी बोलते हैं ना कि बहुमत है, ये है, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग और वीक क्या बोला मैंने। इंडक्टिव का नेचर स्ट्रॉन्ग और वीक होएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी पर बेस है, और प्रोबेबिलिटी में चांसेस होते हैं कि वो 50% सही है, 60% सही है, 75% सही है। कैसे सही है? जितना ज़्यादा वो सही होगा ना 50% से, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा, और जितना कम होएगा 50 से, उतना वीक होएगा। अब देखो, कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग है ना, वो कोजेंट हो भी सकती है। अब कहेंगे कोजेंट क्या है, बताती हूँ। कोजेंट हो सकती है, कोजेंट एक तरह से आप कह लो कि इनको ट्रू बताने वाला। कोजेंट का मतलब होता है ट्रू प्रीमाइज। कोजेंट का मतलब क्या होता है, ट्रू प्रीमाइज। ट्रू प्रीमाइज। देखो, अगर स्ट्रॉन्ग है, मैंने एग्जाम्पल लिया 100 बोतल का, 50% से ज़्यादा, यानी मैंने 60 बोतल चेक करी, 60 की 60 हमारी कोका कोला की थी, तो वो स्ट्रॉन्ग था। कोजेंट कब होएगा, अगर वो सच है। अगर मैंने मान लिया कि सारी की सारी कोका कोला की है, मेरी बात सच होगी, यानी जो मैंने माना था वो सच है, तो ये कोजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोजेंट। बट क्योंकि हम इंडक्टिव पढ़ रहे हैं, तो इंडक्टिव में कोजेंट हो भी सकता है और कोजेंट नहीं भी हो सकता। इसको अनकोजेंट या नॉन कोजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनकोजेंट। समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग के बाद ना चांसेस हैं कि सही हो या ना हो, सही हो या ना हो। लेकिन अगर कोई चीज़ शुरू से ही वीक है, तब क्या उसके चांसेस हैं स्ट्रॉन्ग कोजेंट होने के? बिल्कुल भी नहीं। वो तो भाई 50% जो जैसे हम समझते हैं ना, प्री और मेंस, ये बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो, अगर किसी इंसान ने प्री क्लियर हुआ है, प्री मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग है, तो क्या पता उसका मेंस भी क्लियर हो जाए, कोजेंट हो जाए। अगर उसका प्री ही क्लियर नहीं है, तो क्या वो मेंस क्लियर कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं, उसको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, तो वो अनकोजेंट है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इंडक्टिव में क्या नेचर क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग और वीक। और स्ट्रॉन्ग वाले पास भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं, है ना, उनका मेंस क्लियर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन वीक वालों का तो भाई हम अनक्लियर ही मानेंगे ना, उनका कैसे क्लियर मान सकते हैं, चांसेस ही नहीं है उनके पास तो क्लियर करने के। आई होप कि आपको क्लियर हुआ इंडक्टिव में स्ट्रॉन्ग और वीक। वही जो डिडक्टिव है ना, इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं देखते, इसके अंदर हम देखते हैं वैलिड और इनवैलिड। क्या देखते हैं इसके अंदर, वैलिड और इनवैलिड। क्यों? मैंने कहा था हम इसमें थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, थ्योरी से। अब जो हमारी थ्योरी है वो पूरी इकोनॉमी पर तो अप्लाई होती है, लॉ ऑफ डिमांड पूरी इकोनॉमी पे अप्लाई होता है, ये हमने मानना है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, हर लॉ की होती हैं। लॉ ऑफ डिमांड पूरी इकोनॉमी पे अप्लाई होता है। क्या वो मेरी क्लोथिंग की मार्केट पर अप्लाई होगा या नहीं होगा? मतलब अगर अप्लाई हो रहा है तो वैलिड है भाई, ये लो मैंने इसको मंजूरी दे दी है। अगर मेरी क्लोथिंग मार्केट पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या इकोनॉमी का ठेका है, मैं क्यों मानूँ इसको? तो इनवैलिड है मेरे लिए, तो ये मेरे वास्ते इनवैलिड है, मैंने ये नहीं कहा इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो 100 जो डिडक्टिव है, इसमें क्या होएगा, हम ना थियोरी को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, क्या वो वैलिड है या इनवैलिड है। मतलब हमारे केस में वैलिड है या इनवैलिड है। हमारे केस में जनरल की जो बात है, क्या वो हमारे केस में, पी क्या होता है, पर्टिकुलर, यानी कि इंडिविजुअल के बेस पर, व्यक्तिगत। अगर आप व्यक्तिगत समझ में आता है तो समझिए, इंडिविजुअल लेवल पर, एक स्पेसिफिक लेवल पर। देखो, पर्टिकुलर वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड, इसका मतलब होता है एक इंसान या छोटे वर्ग से रिलेटेड, ठीक है। तो पूरी जो थ्योरी है लॉ ऑफ डिमांड की, क्या वो मेरी मार्केट पे, मेरी छोटी सी मार्केट पे अप्लाई हो रही है? अगर हो रही है तब मैं इसको वैलिड कहूँगा, अदरवाइज इनवैलिड कहूँगा। अगर देखो वैलिड है, जैसे वही वाली बात, प्री क्लियर हुआ वैलिड का, तो क्या वो साउंड, यहाँ पे कोजेंट होता है ना, देखो बात सेम ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है ना, रूप अलग अलग है, आत्मा एक ही है। कि वैलिड के बाद ये साउंड बनेगा, साउंड बन भी सकता है, यानी कि मेंस क्लियर हो भी सकता है, और
क्लियर नहीं भी हो सकता, तो साउंड बनेगा या फिर अनसाउंड। प्री क्लियर करना जरूरी है। पहले देखेंगे वैलिड या इनवैलिड। पहले क्या देखेंगे, वैलिड या इनवैलिड। अभी देखो आपको मैं इन चीज़ों से रिलेटेड एक चीज़ समझाऊंगी। अभी साउंड बनेगा, इन साउंड बनेगा। क्या इनवैलिड वाला साउंड बन सकता है? बताएं जल्दी। नहीं बन सकता ना। इनवैलिड वाला तो भाई साफ है, वो तो अनसाउंड ही बनेगा। जिसका प्री नहीं क्लियर हुआ उसका मेंस क्लियर हो ही नहीं सकता, उसका मेंस क्लियर हो ही नहीं सकता। यानी कि ये ट्रू प्रीमाइस था, यानी कि हमारा ट्रू प्रीमाइस था, और ये क्या था हमारा फॉल्स। ये क्या था हमारा फॉल्स। अब आपको एक मेरी बात याद समझ में आई, वो बहुत पहले वाली मैंने क्या बताई थी कि आर्ग्यूमेंट्स में ऐसा होता है कि प्रीमाइस 1 होती है, प्रीमाइस 2 होती है, कंक्लूजन होता है, और एक होता है हमारा आर्ग्यूमेंट। एक क्या होता है आर्ग्यूमेंट। मैंने समझाया था सबसे फर्स्ट स्टेप, इसलिए मैंने पहले बताया था। आर्ग्यूमेंट का नेचर कैसा होता है, जल्दी बताएं। आर्ग्यूमेंट का नेचर कैसा होता है, वैलिड और इनवैलिड का। प्रीमाइसिस का नेचर कैसा होता है, ट्रू एंड फॉल्स का। याद आया कुछ कि आर्ग्यूमेंट या तो वैलिड होएगा, इनवैलिड होएगा। प्रीमाइसिस या तो ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। ये समझाया था मैंने। अब एक चीज़ और देखें, ये PPC, मैंने एक चीज़ बताई थी ना, PPC, ये क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। ये क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, बताया था मैंने कि जैसे घर रूम होते हैं, किचन होता है, वैसे ही इसमें एक P होएगा, एक P होएगा और एक C होएगा। ये इसका क्या है स्ट्रक्चर। अब देखो समझो इसको, अगर ये स्ट्रक्चर सही है ना, हाँ भाई P है, फिर P है, फिर C है ऑब्वियसली, और मेजर प्रीमाइस, मेजर वाला पहले पे है, माइनर वाला दूसरी, तो हम खुद भी कर सकते हैं, और फिर कंक्लूजन है। और इन में 3 टर्म्स हैं, और तीनों ही 2 बार ही आई हुई हैं, तीनों ही 2 बार आई हुई हैं। 3 टर्म्स है, दोनों 2 बार आई हुई है तीनों टर्म्स, और PPC का स्ट्रक्चर है। अगर ऐसा है ना, इसको हम बोलते हैं वैलिड। क्या बोलते हैं, वैलिड। यानी कि देखो स्ट्रक्चर अगर सही है तो वो वैलिड बनेगी, अगर सही नहीं है तो क्या बनेगी, इनवैलिड बनेगी। आई होप कि इतना क्लियर हुआ कि स्ट्रक्चर का वास्ता किससे है, वैलिड होने से या इनवैलिड होने से। स्ट्रक्चर को हम देखेंगे वैलिड या इनवैलिड। वहीं अगर प्रीमाइसिस है, वहीं अगर हमारी प्रीमाइसिस है ना, मतलब बात जो हमने इसमें कही है, हमने बात कही है, वो या तो ट्रू होएगी या फॉल्स होएगी। वो क्या होएगी, या तो ट्रू होएगी या फॉल्स होएगी। मेरे दोनों ही तो इसका सही चलते हैं बस। वो या तो ट्रू होएगी या फॉल्स होएगी। प्रीमाइसिस को हम वैलिड इनवैलिड नहीं बोलते हैं, प्रीमाइसिस को हम क्या बोलते हैं, मैंने बताया ना ट्रू एंड फॉल्स। तो देखो प्रीमाइसिस अगर ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। अब मैंने ये क्यों समझाया, देखो इसीलिए। ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक कब बनेंगे, यहाँ पे हमें चेक करना है। प्री में हमें क्या चेक करना है, प्री में जैसे कि MCQ क्वेश्चन टाइप होता है ना, वैसे ही प्री में हमें चेक करना है उनका स्ट्रक्चर। अगर उनका स्ट्रक्चर सही है, या तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे, वीक होंगे, या वो वैलिड होंगे, इनवैलिड। अब आप एक बात कहेंगे, आर्ग्यूमेंट तो वैलिड इनवैलिड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग वीक कहाँ से आ गया। क्योंकि बच्चे देखो, डिडक्टिव को हम एक ज़्यादा, डिडक्टिव को ही हम वेस्टर्न के अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट मानते हैं। इंडक्टिव तो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इसको इस करके नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें ना प्रोबेबिलिटी होती है, इसको 100% हम नहीं ले सकते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा ऐसे कह सकते हैं महत्वता इसकी कम है। डिडक्टिव को हम ज़्यादा देखते हैं। तो इंडक्टिव में देखो, इंडक्टिव का स्ट्रॉन्ग वीक बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे संभावनाएं हम देख रहे हैं, संभावनाएं ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग है, संभावनाएं कम है तो वीक है। ठीक है। अब देखो फर्स्ट जो मैंने क्या बताया, स्टेज 1 में क्या चेक करना है, हमारा स्ट्रक्चर। जैसे स्टेज 1 प्री की होती है, प्री में हम MCQ देखते हैं, तो स्ट्रक्चर देखना है। अगर स्ट्रक्चर सही है तो क्या होएगा, वो वैलिड या इनवैलिड। अगर स्टेज 2 में देखेंगे, स्टेज 2 में तो देखो हम प्रीमाइसिस देखेंगे। प्रीमाइसिस भी किसकी देखेंगे, वैलिड वाले की, इसी के तो देखेंगे। इस जिसका प्री क्लियर नहीं उसको क्या देखेंगे, मेंस को उसका, तो प्री वाले को देखेंगे। तो प्रीमाइसिस जिसकी वैलिड है, जिसका आर्ग्यूमेंट वैलिड था ना, ये क्या है, आर्ग्यूमेंट जिसका वैलिड था, आर्ग्यूमेंट जिसका वैलिड था उसी की प्रीमाइसिस देखेंगे, क्या वो सच है या वो फॉल्स है। मैंने कैसे बताया, जैसे कि ना मैं एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, वहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलती हूँ कि P1 राम इज़ मोर्टल। P1 क्या है, राम इज़ मोर्टल, ये एग्जाम्पल है कि राम मोर्टल है। P2 श्याम मोर्टल है, श्याम, ये एग्जाम्पल ऐसे ही आपको हर जगह दिखेंगे, राम इज़ मोर्टल, श्याम इज़ मोर्टल, सो ऑल मैन आर मोर्टल, सो ऑल
मैन आर मोर्टल। देखो मैंने एक आदमी देखा, दो आदमी देखे, मैंने अपना कंक्लूजन निकाल लिया, सारे आदमी मोर्टल हैं। ओके, अब इसी को समझ के देखो। अब देखो ये जो एग्जाम्पल है इसी में हम समझेंगे ये सारी चीज़ें सारी की सारी। PPC यानी कि जो हमारा स्ट्रक्चर है ये इसको चेक करना है, क्या इसका स्ट्रक्चर सही है? हाँ PPC है, सही है, वैलिड है। ओके, स्ट्रक्चर सही है। अभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा बट आगे देख लो, ये वैलिड है। उसके बाद ये देखो, क्या इन्होंने जो बात बोली क्या वो सही है? क्या इन्होंने जो बात बोली क्या वो सही है? प्रीमाइसिस, क्या राम मोर्टल है? ऑब्वियसली उसको मरना ही है। मोर्टल क्या होता है? नश्वर, कि जो मतलब ज़्यादा अगर हम इसको इंसान से लेके देखते हैं कि हर किसी को मरना ही है, तो राम मरेगा ही मरेगा, राम मोर्टल है। श्याम भी मोर्टल है, तो क्या सारे आदमी मोर्टल है? ऑब्वियसली भगवान के अलावा तो सब कोई मोर्टल है, सब किसी को मरना है, हम सब अपूर्ण है। तो ये बात सच है, ये बात सच है, ये बात क्या है? सच है। अब यहाँ पर ना आप कहेंगे ये डिडक्टिव है या इंडक्टिव है? ये डिडक्टिव है। क्या है ये? डिडक्टिव है। इंडक्टिव भी बोल सकते हैं, बट डिडक्टिव क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पे ना पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास श्योरिटी है कि सभी मैन मोर्टल हैं। राम मोर्टल है ऑब्वियसली, श्याम मोर्टल है ऑब्वियसली, सारे मैन मोर्टल है, यानी कि ये सच भी है। तो वैलिड तो था ही ये, हमने चेक करा कि ये अब साउंड और अनसाउंड भी है। हाँ जी, ये साउंड भी है। क्यों? क्योंकि ये ट्रू प्रीमाइस है, क्योंकि ये ट्रू प्रीमाइस है। आइयो आप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब वापस से उस क्वेश्चन को देखते हैं हम। फर्स्ट वाली तो हमको तभी समझ में आ गई थी कि द फॉर्म ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज इवेल्युएटेड इन डिग्रीज ऑफ लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी, कि जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट को में हम लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी को देखते हैं। कैसे करते हैं? हाँ जी, इंडक्टिव में सर्टेनिटी नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड क्या होता है? चांसेस होना। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है? A strong inductive argument that has all the true premises is called a cogent argument. Obviously मैंने अभी क्या समझाया? देखो strong वो ऑलरेडी है, क्या है वो? strong inductive argument कह रहा है कि strong वो ऑलरेडी है, स्ट्रॉन्ग वो ऑलरेडी है। उसके बाद चेक करेंगे कोजेंट है या अनकोजेंट है। कोजेंट कब होएगा? जब ट्रू प्रीमाइसेस होएंगी, जब जो बात बोली है वो सच बोली है। तो अ स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट दैट हैज ऑल द ट्रू प्रीमाइसेस इज कॉल्ड अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट। हाँ जी, सही कह रहा है। फर्स्ट भी सही है कि इंडक्टिव में प्रोबेबिलिटी होती है। दूसरा क्या कह रहा है कि जब कोई आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है और उसकी सारी प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस 1 प्रीमाइसेस 2 सारी की सारी सच हैं, ट्रू हैं, तो उसको कोजेंट बोलते हैं। बोलते हैं ना कोजेंट, क्या बोलते हैं उसको? कोजेंट। तो ये सही है। यहाँ पे तो इंडक्टिव था, अगर यही डिडक्टिव होता तो कोजेंट नहीं बोलते, उसको क्या बोलते? बताएं जल्दी। साउंड। उसको क्या बोलते हैं? साउंड। तो इंडक्टिव है तो हाँ, प्रीमाइसेस 1 भी सच है, 2 भी सच है, तो उसको कोजेंट बोलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सच हैं, दोनों स्टेटमेंट्स हमारी सच है। आंसर यही आएगा कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, इन डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स द क्लेम इज मेड In deductive arguments, the claim is made that conclusions follow with certainty from their premises। कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में एक क्लेम बनाया जाता है, क्लेम बनाया जाता है दैट जो कंक्लूजन्स होएगा, कंक्लूजन हमें पता है ना, एक पी होता है, एक पी होता है, सी कंक्लूजन होता है, वो फॉलो करता है सर्टेनली फ्रॉम देयर प्रीमाइसेस। क्या ये बात सच है? आप बताएं, मेरे से पहले बताएं, क्या इंडक्टिव में सर्टेनिटी होती है? नहीं होती है। डिडक्टिव में होती है? हाँ जी होती है। सेकेंड, एनी इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इफ इट इज गुड brings to light in its conclusion what was already buried in its premises। इसने कहा है कि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में अगर वो सच है तो वो लाइट में लेके आता है इसके कंक्लूजन को, जो कि ऑलरेडी ब्यूरिड है उसकी प्रीमाइसिस में, जो कि ऑलरेडी उसकी प्रीमाइसिस में है। क्या ऐसा है? अब सही सेट हो गया ये। देखो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्लेम जो बनाया जाता है उसमें कंक्लूजन फॉलो करता है सर्टेनली फ्रॉम देयर प्रीमाइसेस। क्या डिडक्टिव में सर्टेनिटी होती है? हाँ जी, तो यानी ये सही है। सेकंड, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में अगर वो सही है, सही है का मतलब वो स्ट्रॉन्ग है, ब्रिंग्स टू लाइट इन इट्स कंक्लूजन, तो उसके कंक्लूजन में ऐसा होगा जो कि ऑलरेडी उसकी प्रीमाइसेस में है, यानी कि सर्टेनिटी की बात कर रहा है कि अगर दोनों सही है तो कंक्लूजन भी सही होगा। क्या ऐसा इंडक्टिव में हमने पढ़ा है?
हमने ऐसा नहीं पढ़ा इंडक्टिव में। कहाँ गया वो पेज, ये रहा। देखो इंडक्टिव में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों अगर सही है तो भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे सर्टेनिटी होती है डिडक्टिव में। तो यानी कि हमारी ये स्टेटमेंट गलत है। कि इंडक्टिव में सर्टेनिटी होती है कि जो प्रीमाइसिस में बोला है वही होगा, तो ये गलत है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। आई होप को आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। फर्स्ट वाला भी समझ में आया। फर्स्ट वाले में क्या था, इंडक्टिव का था कि इंडक्टिव में हमारा लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी ऐसे वर्ड होते हैं, इसी से हम इक्वैल्यूएट करते हैं कि कितने % चांसेस हैं, 50% से ज़्यादा है या कम है। तो सही कह रहा है। और स्ट्रॉन्ग अगर है और उसकी सारी प्रीमाइसेस सच हैं तो वो कोजेंट कहलाएगा। हाँ जी, हमने यही पढ़ा था। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, सेकंड वाला हमने अभी कर लिया। थर्ड वाला देखो, जो न्याय है ना, न्याय ये बोल रहा है। अब कहेंगे न्याय हमने पढ़ा नहीं ना, यही होती है इंडियन लॉजिक। क्या होती है, इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक में हम न्याय सिलोजिज्म पढ़ते हैं। जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ये क्या है, अरिस्टोटल की। मैंने फर्स्ट में ही बताया था ना, मैंने क्या कहा था, देखो ये एक मैं ऐसा बताऊंगी जो बहुत ही थोड़ा, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम में आया है वही, क्योंकि हमने एग्ज़ाम दिया है तो हमें पता है, PYQ लगाए हैं बहुत सारे, तो पता है कि अरिस्टोटल वाला वर्ड याद रखना है। और एक और वर्ड मैंने क्या पढ़ा था, रिहोर्टिकल मॉडल भी इसी ने दिया है। तो जो अरिस्टोटल वाला है ना, ये हमारा फेस्टन वाला है जो अभी हम कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग। न्याय लॉजिक क्या है, न्याय सिलोजिज्म क्या आएगा, इंडियन लॉजिक वाला। आई होप आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव के बीच में जो हमने करा आज, ये अच्छे से क्लियर हुआ। हमने क्वेश्चन के साथ इसको किया है, सब कुछ इसमें समझा है कि इंडक्टिव में स्ट्रॉन्ग वीक होता है, डिडक्टिव में वैलिड इनवैलिड होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग के बाद चेक करेंगे कोजेंट अनकोजेंट, और इसमें चेक करेंगे साउंड और अनसाउंड। और मैंने बताया ना ये क्या होती है, फर्स्ट स्टेज पे जो हम चेक कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर है, वो बताता है। अगर ये सही हुआ, वैलिड हुआ, तभी तो हम प्रीमाइसिस पे जाएंगे। अगर प्रीमाइसिस भी सच हुई, ट्रू हुई, तो वो कोजेंट बनेगा या फिर साउंड बनेगा। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ। और इसके बेस पर भी अगर आप कुछ PYQ एक तो देखेंगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे। और एक और वर्ड, वो ये बात याद रखनी है बार बार, ये वाली, कि PPC का स्ट्रक्चर होता है, 3 टर्म्स होती हैं, तीनों टर्म 2 बार आती हैं, और मेजर वाली पहले, माइनर वाली बाद में, कंक्लूजन बाद में। और आर्गुमेंट हमेशा वैलिड इनवैलिड होते हैं, वैलिड होंगे या इनवैलिड होंगे। प्रीमाइसेस हमेशा ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी, वैलिड इनवैलिड नहीं होती हैं। आई होप इतना समझ में आया। इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का करेंगे या वेन डायग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो ही, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप दो मिलकर काम कर रहे हैं तो शायद जो आपको डाउट आए आप उससे भी पूछ सकते हैं। तो साथ में एक आपका पार्टनर होना ज़रूरी है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप शेयर करें, काफ़ी अच्छा है आपके लिए भी। एंड ऑब्वियसली वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो और अच्छे से पढ़ेंगे हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।